वेलकम बैक। नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का जेनेटिक्स कर रहे हैं और ये जेनेटिक्स का पार्ट सेकंड या क्लास है सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स जो शब्द है उसके अंदर शब्द आता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। और कल हमने बात भी की थी कि डीएनए और आरएनए में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। आज उससे हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, डीएनए के जीवन के बारे में डीएनए और आरएनए के जीवन के बारे में कुछ आगे अध्ययन करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो प्यूरिन होता है और दूसरा होता है पायरीमिडीन। प्यूरिन और पायरीमिडीन। प्यूरिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एडेनिन। प्यूरिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडेनिन और गुआनिन। और इसके अंदर होता है साइटोसिन, यूरेसाइल और थायमिन। ये तीन पार्ट पायरीमिडीन के अंदर होते हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं कि देखते हैं कि इनकी आगे क्या प्रोसीजर होती है। देखिएगा, हमने बात की थी न्यूक्लियोसाइड की बात की थी। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में होता है एक तो पेंटोज शुगर होती है, प्लस इसमें क्या जुड़ा होता है? कोई भी नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होता है। एक तो पेंटोज शुगर और दूसरा नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होता है। हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड। हमारे पास कोई पेंटोज शुगर है, फॉर एग्जांपल हम पेंटोज शुगर लेते हैं, राइबोज शुगर। कौन शुगर लिए हमने? राइबोज शुगर। हम जानते हैं कि राइबोज शुगर जो होती है वो पाई जाती है आरएनए में। कहाँ पाई जाती है? आरएनए में। जब किसी भी राइबोज शुगर के साथ कोई भी बेस जुड़ता है तो बनता क्या है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। जब कोई भी राइबोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड यदि एडेनिन जुड़ सकता है, क्या जुड़ सकता है? एडेनिन जुड़ सकता है। न्यूक्लियोसाइड इसके साथ क्या जुड़ सकता है? गुआनिन जुड़ सकता है। न्यूक्लियोसाइड इसके साथ क्या जुड़ सकता है? यूरेसाइल जुड़ सकता है। और न्यूक्लियोसाइड इसके साथ क्या जुड़ सकता है? साइटोसिन जुड़ सकता है। ठीक है। अब किसी भी पेंटोज शुगर जैसे राइबोज शुगर के साथ यदि एडेनिन जुड़ा है तो एडेनिन बेस है, ये पेंटोज शुगर है, और इन दोनों को मिलाकर क्या स्ट्रक्चर बनती है भाई? इन दोनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जैसे ही राइबोज शुगर के साथ कोई भी बेस जुड़ता है तो इसका नाम भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब नाम क्या परिवर्तित होता है? अब देखिएगा, जैसे इसके साथ कोई भी शुगर जुड़ती है तो नाम परिवर्तन हो जाता है। अब शुगर के साथ कोई एडेनिन जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? शुगर के साथ जुड़ते ही हो जाएगा एडेनोसिन हो जाएगा। गुआनिन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं ग्वानोसिन। लेकिन आगे देखिएगा, यूरेसिल और यूरेसिल कभी भी यूरेसिन नहीं होता है और ये क्या बन जाता है?
यूरिडिल बन जाता है। क्या बन जाता है? यूरिडिल। और ये क्या बन जाता है? साइटोडिल बन जाता है। साइटोडिन, साइटोडिन और यूरिडिन ये बन जाते हैं। यानी कि ये हम बात कर रहे थे राइबोज के साथ। यदि हमारे पास शुगर क्या हो? शुगर हो डीऑक्सीराइबोज, यानी कि डीएनए वाली अगर शुगर हमारे पास है तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाती है? अब देखिएगा, डीएनए वाली शुगर हमारे पास है तो ये स्ट्रक्चर क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, आगे क्या लगा दो इसके, डी एडिनोसिन, इसके आगे क्या लगा दो, डी ग्वानोसिन, इसके आगे क्या लगा दो, डी यूरेडिन, इसके आगे क्या लगा दो, डी साइटेडिन। अब देखिएगा क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही नहीं है? क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, पहले तो आरएनए की बात कर रहे हैं, इसमें राइबोज शुगर थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। और डीऑक्सीराइबोज शुगर में कभी भी यूरिडिन या यूरेसिल नहीं पाया जाता है। और उसके स्थान पर क्या पाया जाता है? उसके स्थान पर पाया जाता है थायमिन। थायमिन को क्या बोलेंगे? डी थायमिडिन। क्या बोलते हैं इसे? डी थायमिडिन। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाती है। अब हम न्यूक्लिक एसिड के जीवन में हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है। सबसे पहले हमने बात की थी कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर क्या होते हैं? BSP, यानी कि बेस की बात हमने कर ली है। सेकंड पॉइंट क्या है? शुगर। न्यूक्लिक एसिड के अंदर सेकंड पॉइंट क्या पाई जाती है? शुगर पाई जाती है। अब शुगर की बात करते हैं। हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शुगर होती है वह शुगर होती है पेंटोज। कौन सी शुगर होती है? पेंटोज। ठीक है, पेंटोज शुगर, पेंटोज का अर्थ होता है 5, अर्थात इसके पास जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं? 5, C5H10O5, C5H10O5, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। यदि इसका फॉर्मूला सूत्र बनाते हैं तो देखिएगा इस प्रकार की स्ट्रक्चर आती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं राइबोज, एक तरफ लिख लेते हैं हम डीऑक्सी राइबोज। अब राइबोज शुगर के अंदर 5 कार्बन हैं। 1, 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन होंगे। OH, H, H, OH, H, OH, यहाँ पर H, CS2OH। तो ये इसका 1 डैश, ये इसका 2 डैश, ये इसका 3 डैश, ये इसका 4 डैश और साइकिल से बाहर 5 डैश कार्बन होता है। इसी प्रकार इसी के अंदर OH, H, H, OH, H, OH, H, CS2OH। अब ये है राइबोज शुगर। ये कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर को कैसे पहचानते हैं? राइबोज शुगर, यदि 2 नंबर कार्बन परमाणु पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये शुगर कौन सी होगी भाई? ये शुगर होती है राइबोज शुगर होती है। यदि 2 नंबर कार्बन परमाणु पर केवल हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि एक ऑक्सीजन इससे क्या हो जाता है?
डिलीट हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है। अब जरा गौर कीजिएगा, हम बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन को हटा देने से और इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है। आप सभी जानते हो कि OH यानी कि अल्कोहल, OH का अर्थ होता है एल्कोहल। OH का अर्थ क्या होता है, एल्कोहल। OH का अर्थ होता है एल्कोहल। अब आप देखिएगा, जिसमें OH किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है। देखने में हमें पता लगता है कि OH जो होता है राइबोज शुगर के अंदर है ज़्यादा है, और जिसके अंदर ज़्यादा OH, जिसके अंदर ज़्यादा OH वो मोर रिएक्टिव होगा। जिसके अंदर ज़्यादा OH होगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव। जिसके अंदर OH कम वो लेस रिएक्टिव होगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वह लेस स्टेबल हो जाता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या हो जाता है, लेस स्टेबल। और जिसके अंदर OH कम होता है वो क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि RNA की तुलना में जो DNA की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और क्यों होती है, क्योंकि DNA की जो पेंटोज शुगर होती है उसके अंदर OH क्या होते हैं, राइबोज शुगर की तुलना में कम होते हैं। और OH में कमी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, OH का बढ़ना स्टेबिलिटी कम हो जाता है। कहते हैं कि अल्कोहल पीना शरीर के लिए घातक है, और शरीर के लिए घातक होता है तो व्यक्ति ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और जितना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जीवन के अंदर OH का बड़ा महत्व है। तो OH ज़्यादा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और रिएक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, वह स्टेबल भी कम हो जाता है। और OH की संख्या कम, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखिएगा, चाहे डीऑक्सीराइबोज हो चाहे राइबोज शुगर हो, इन दोनों के अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो कार्बन है, कौन कौन से नंबर के कार्बन है वो इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि इसका 2 नंबर कार्बन तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि राइबोज के अंदर 2 नंबर कार्बन से OH में एल्कोहल में जुड़ा है, जबकि इसमें क्या होता है, 1 ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरी बात, 1 नंबर 1' इसका जो कार्बन है, इसके ऊपर देखिएगा, इसके ऊपर भी कोई भी पेंटोज शुगर से कोई भी नाइट्रोजिनस बेस जो जुड़ता है वो हमेशा और हमेशा कहाँ जुड़ता है, 1 नंबर कार्बन से। तो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका 3 नंबर कार्बन भी इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर कार्बन इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसका 5 नंबर कार्बन भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है हम आगे की तरफ है देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं तीसरे यौगिक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, तीसरे यौगिक की बात कर लेते हैं। तीसरा जो घटक न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है, और ये तीसरा घटक होता है फॉस्फेट। और जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट, और ये जो फॉस्फेट होता है, ये फॉस्फेट होता है ये H3PO4 ग्रुप के अंदर पाया जाता है। फॉस्फेट H3PO4। यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं फॉस्फेट की, POH, OH, OH, अर्थात ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। यानी कि यहाँ पर जो फॉस्फेट होता है वो एसिड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है भाई, एसिड के रूप में होता है। यहाँ पर जो फॉस्फेट है वो किसके रूप में है, एसिड के रूप में होता है। ठीक है। अब देखिएगा, ये जो फॉस्फेट जो होता है, ये फॉस्फेट अपना एक हाइड्रोजन प्लस दे सकता है। ये फॉस्फेट का ये भाग भी एक हाइड्रोजन प्लस दे सकता है, और फॉस्फेट का ये भाग भी एक हाइड्रोजन प्लस दे सकता है। ठीक है। यानी कि ये फॉस्फेट 3 हाइड्रोजन प्लस दे सकता है, और ये हाइड्रोजन प्लस देना कहाँ काम में आएगा ये हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिएगा, उससे पहले ये देखिएगा
कि हमने पेंटोज शुगर पढ़ी थी और पेंटोज शुगर जब किसी भी बेस के साथ जुड़ती है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। यानी कि कोई भी शुगर है वो शुगर कैसी भी हो सकती है, राइबोज हो सकती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो सकती है। राइबोज शुगर हमने अभी देखा था कि राइबोज शुगर के 1 नंबर कार्बन से कोई भी नाइट्रोजिनस बेस आकर जुड़ता है। यदि 1 नंबर कार्बन से कोई भी नाइट्रोजिनस बेस आकर जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगी, एक बॉन्डिंग होगी। क्या हो जाएगी भाई, एक बॉन्डिंग हो जाएगी। और ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यदि हमें पता है कि राइबोज हो चाहे डीऑक्सी राइबोज शुगर हो, ये दोनों प्रकार की शुगर बेस के साथ पेयरिंग करेगी, बॉन्ड बनाएगी। यदि ये शुगर प्यूरिन के साथ भी बॉन्ड बना सकती है, ये शुगर पायरिमिडीन के साथ भी बॉन्ड बनाती है। ठीक है, यदि ये शुगर प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाती है तो स्टूडेंट आपने पिछली क्लास में ध्यान दिया होगा कि प्यूरिन छोटा है लेकिन काम बड़े करता है। काम बड़े क्या करता है, इसका नाम बड़ा है, यानी कि इसके पास इसके सर्किल में कितने मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं। पायरिमिडीन नाम बड़ा काम छोटा, केवल 6 मेंबर इसकी साइकिल में पाए जाते हैं। अब देखिएगा जब इसके पास 9 मेंबर है तो ये शुगर अन 9 नंबर एक 9 है, सॉरी 9 नंबर पर क्या होगा, एक अन जुड़ा होगा, अन के साथ ये बॉन्डिंग करेगा। कितने नंबर पर बॉन्डिंग करेगा, अन 9 पर बॉन्डिंग करेगा। कहाँ करेगा, अन 9 बॉन्डिंग करेगा। क्या आपने देखा था कि पायरिमिडीन नाम बड़ा है काम छोटा है, 6 ही कार्बन इसके सर्किल 6 ही मेंबर इसके सर्किल में पाए जाते हैं। 6 ही मेंबर जब इसके सर्कल में पाए जाते हैं तो क्या 9 नंबर का मेंबर इसके पास है क्या, जब इसके पास 9 नंबर का मेंबर नहीं है तो ये N1 से क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। N1 से बॉन्डिंग करता है। ये बातें ध्यान में रखना। तो देखिएगा राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर किसी भी बेस के साथ चाहे प्यूरिन हो या पायरिमिडीन हो, इन दोनों के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। और जो बॉन्डिंग करेगा उस बॉन्डिंग का नाम क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यदि ये प्यूरिन के साथ बॉन्डिंग करता है तो N9 के साथ बॉन्डिंग करेगा, और पायरिमिडीन के साथ बॉन्डिंग करता है तो N1 के साथ बॉन्डिंग करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी शुगर किसी बेस के साथ बॉन्डिंग करती है तो उस बॉन्डिंग का नाम क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हमने अभी पढ़ा था एक फॉस्फेट। फॉस्फेट जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड्स के रूप में होता है, यानी कि जो फॉस्फेट होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। फॉस्फेट क्या होता है, कि एसिड होता है, एसिड होता है। और ये हमारे पास एक शुगर है, ये शुगर है। और हमने अभी पढ़ा था कि इस शुगर के साथ कोई भी चाहे एडेनिन हो, चाहे ग्वानिन हो, चाहे साइटोसिन हो, चाहे यूरेसिल हो, ये कौन सी शुगर है, ये शुगर को मानो राइबोज शुगर है। ये कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर है। इस राइबोज शुगर के 1 नंबर कार्बन से कोई भी बॉन्डिंग करता है, कोई भी बॉन्डिंग करता है। यहाँ पर मान लो NH2 एमीन जुड़ा है,
एमीन जुड़ा, ये शुगर कौन सी होगी? एडेनिन। कौन सी शुगर होगी? एडेनिन। अब ये 1 नंबर कार्बन और इसका ये NH है, यहाँ पर इसका OH है, तो NH और OH ये क्या हो जाएगा? इसका जल अपघटन हो जाएगा, निकलेगा क्या? H2O का एक अणु निकल जाएगा। H2O का एक अणु निकलते ही इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो जाती है। जब इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो जाती है तो ये क्या बन जाता है? एक न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम हमने क्या दिया था? एडिनोसिन। क्या नाम दिया था? एडिनोसिन। अब देखिएगा, अब इसके 5 नंबर कार्बन को देखिए, 5' कार्बन को। हमने बताया था कि एक तीसरा मेंबर होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट के अंदर ये होता है P, फॉस्फेट का ये हाइड्रोजन प्लस यहाँ से निकल जाता है। फॉस्फेट का ये हाइड्रोजन प्लस यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर इसकी OH निकल जाता है और यहाँ क्या हो जाता है? ये बॉन्डिंग हो जाती है। यानी कि फॉस्फेट कोई भी अपना एक हाइड्रोजन प्लस देकर इसके शुगर के 5 नंबर कार्बन के साथ क्या कर लेता है? बॉन्डिंग कर लेता है। फॉस्फेट क्या है? एक एसिड है, और एसिड, और यहाँ पर OH था। OH क्या है? एल्कोहल है। जब कोई भी एसिड एल्कोहल के करीब आता है तो क्या निकाल देता है भाई? तो निकाल देता है एक जल का अणु, और एक जल का अणु निकलते ही इसकी बॉन्डिंग इसके 5 नंबर कार्बन से हो जाती है और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। और इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फेट। इस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है भाई? फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड। इसका नाम होता है फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड। अब देखिएगा, हम यहाँ पर फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड बनने के बाद ये पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजन बेस। अब देखिएगा, हमने कल आपको बताया था कि जिसके अंदर B, S और P तीनों होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? देखिएगा, B, S और P, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर तीनों हैं। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है। कितना न्यूक्लियोटाइड है? एक न्यूक्लियोटाइड है। और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं भाई? ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर। यानी कि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और इसका स्ट्रैंड बनता जाएगा। अब देखो, अब इसका अगर नाम दें तो हम नाम क्या दे सकते हैं? हमें पता है कि यहाँ पर फॉस्फेट के कितने अणु हैं? एक अणु है। यदि इस फॉस्फेट को यहाँ पर छोड़कर इसकी साइड देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। यानी कि बेस प्लस शुगर, इसको क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। और ये फॉस्फेट का अणु है। फॉस्फेट का कितना अणु है भाई? एक अणु है। तो इसका अगर नाम देखते हैं तो क्या बन जाता है? इसका नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यदि एक नाम और देते हैं तो इसका एक नाम और देते हैं तो इसे कहेंगे एडेनिलिक एसिड। तो यहाँ पर बात क्या आ जाती है कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि पेंटोज शुगर के साथ कोई बेस जुड़ता है तो क्या बनता है? एडिनोसिन।
जब किसी भी बेस और शुगर के साथ फास्फेट ग्रुप बन जाता है तो इसी एडेनोसिन का नाम क्या हो जाता है? एडेनिलिक एसिड। यदि यहाँ पर कोई ग्वानिन होगा तो क्या होगा? ग्वानोनिलिक एसिड। साइटोसिन है तो साइटोडिलिक एसिड। थाइमिडिन है तो थाइमिडिलिक एसिड। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड है उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो देखो न्यूक्लियोटाइड के हम नाम क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं एडेनिलिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ग्वानिलिक एसिड। साइटिडिलिक एसिड। थाइमिडिलिक एसिड और यूरेडिलिक एसिड। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड के ये नाम हो जाते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये एक बात और कर लेते हैं। एक बात और क्या कर लेते हैं? आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एटीपी होता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एटीपी होता है। और आप सभी जानते हो कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। लेकिन हमने यहाँ पर क्या नाम लिखा था? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एटीपी की स्ट्रक्चर आपको पता लग गया होगा, कहीं ना कहीं यहीं से निकलकर आई है। अब देखिएगा, हमने देखा था कि जो ये फॉस्फेट है, ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट क्या कर सकता है? ये फॉस्फेट ये कर सकता है कि ये फॉस्फेट 3 हाइड्रोजन प्लस दे सकता है। कितने हाइड्रोजन प्लस दे सकता है? 3 हाइड्रोजन प्लस दे सकता है। यदि एक फॉस्फेट है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक फॉस्फेट है तो उसे हमने क्या कह दिया? मोनोफॉस्फेट। क्या कह दिया? मोनोफॉस्फेट। यहां पर एक हाइड्रोजन और दे देता है, एक फॉस्फेट का अणु और है, एक फॉस्फेट का अणु और है। तो यहां पर कितने फॉस्फेट हैं? 3 फॉस्फेट है। अब देखो, एक मोनो, 2 डाई, 3 फॉस्फेट, ये क्या हो गया? ट्राई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और एटीपी का भी नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ से एटीपी की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में हम डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।